We are discussing about the Dalton's law of partial pressure. Today we are going to discuss the Dalton's law of partial pressure. ठीक है, नेटवर्क पूरा आ रहा है. I am getting the message. Okay. So Dalton's law of partial pressure we are discussing today. So देखिए Dalton law of partial pressure को समझने से पहले before explaining it, I will make something clear to you that what is partial pressure and what is total pressure, because sometimes students get confused in partial pressure. So let's see. एक example लेते हैं हम. Suppose we have a container and in this container we have different type of gases, gas A, B and C. Okay, and the pressure exerted by A is PA and pressure exerted by B is PB and pressure exerted by C is PC. ठीक है. So we have a mixture of gases here. तो हमारे पास यह गैसेस का मिक्सचर है. तो अब उस गैसेस के मिक्सचर में जो पर्टिकुलर कोई भी गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ इंडिविजुअल गैस इन दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. ठीक है ना, इसको अपन पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं. और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल एक सिंगल गैस ही लेता हूँ, सपोज आई हैव अ कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर वी हैव ओनली गैस ए. अब ये जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, गैस ए जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म. तो ध्यान रखना, प्रेशर इन प्योर फॉर्म इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर, because partial pressure is counted when there are two or more than two gases present in a mixture. Okay, so here if we have a mixture of gases, then individual pressure of gas will be partial pressure, and if we have only one gas in the container, that pressure is called the pressure in pure form. ठीक है. So I think this is clear to you what is partial pressure. ओके, तो अब चलिए अब हम बात करते हैं लॉज के बारे में कि जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या है. लेट्स सी. इट इज अ वेरी सिंपल लॉ. एक सिंपल से वर्ड्स में अगर हम बोलें तो किसी सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. ओके, देन द टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, then the total pressure of gases is equal to the partial pressure of individual, it is equal to the sum of partial pressure of individual gas. ठीक है. तो जो मैंने कहा अभी, अगर हमारे पास तीन गैसेस हैं तो तीनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है उसको आप ऐड कर लें तो वो आपके पास टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं तो हम यह कह सकते हैं द total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases. ठीक है. तो अब इसको अगर मैं इक्वेशन के थ्रू देखता हूं, सो सपोज वी हैव PT is the total pressure and we have, okay, वीडियो फ्रीज हो गई है, जस्ट अ मिनट. ओके, सो सपोज वी हैव PT is the total pressure of gases and PA, PB and PC is the partial pressure of gas A, B and C respectively. ठीक है. इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर है A, B, PA, PB एंड PC. सो अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा डाल्टन लॉ है। ओके, तो एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेट मी रिमाइंड इट वंस अगेन। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, इसमें कहा गया है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग जो गैसेस है, वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का जो प्रेशर है हमारे पास में इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उनके सम के इक्वल होगा। तो हमने यहां पर पी ए पी बी पी सी, ठीक है, इट हैज बीन कंसिडर्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, एंड पी टी इज द टोटल प्रेशर। So what will be the relation? It will be PT equals to PA plus PB plus PC. Okay, so I think it is clear to you. One more important thing is there. एक और चीज है बेटा इंपोर्टेंट, कि अब देखो अगर हम मान लीजिए किसी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गैस जो होती है बेटा उसको एक्चुअली वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से, मोस्टली जो गैसेज होती हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो वहां पर क्या होता है कि जो अगर आप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से गैस को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो गैस जो वाटर है उसके वाटर वेपर्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो सम प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय देम, तो थोड़ा सा प्रेशर वो भी एक्सर्ट करते हैं, और उनका जो वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। तो अगर मुझे किसी पार्शियल प्रेशर किसी पर्टिकुलर गैस का देखना है और वो भी ड्राई फॉर्म में देखना है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, P ड्राई गैस। ठीक है, ड्राई गैस का जो प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको। बाकी इसका ज्यादा यूज नहीं है हमारे इसमें, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है इस पर, लेकिन ये चीज ध्यान रखें, अगर आप किसी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसको उस गैस के टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे। और एक्वस टेंशन क्या है ये चीज ध्यान रखनी है। बता रहा हूं बेटा, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं। तो एक्वस टेंशन अगर आप देखें तो एक्वस टेंशन क्या है, एक्वस टेंशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन यहां पर एक्वस टेंशन की फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है और वहां आपको एक्वस टेंशन दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो आप उस ड्राई गैस का जो प्रेशर है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं आगे यूज करने के लिए। हम इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूं। Okay, let's see. So next we are going to discuss is the partial pressure in term of mole fraction. That is very important, और ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां हम एक चीज कंसीडर करेंगे कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, सॉरी, अगर हमने कोई कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो वहां पर जो प्रेशर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर हम यहां देख रहे हैं कि PV इक्वल्स टू nRT जो होता है दैट इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर, तो मैं V और T को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके 1 2 3 कुछ भी यूज में नहीं लूंगा। बट अगर मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर उसका जो प्रेशर है वो P1 है और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसको मैं N1 कंसीडर कर रहा हूँ, बट उनका जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस के लिए तो ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह से सिमिलरली आप सेकेंड गैस के लिए, थर्ड गैस के लिए इनको फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट प्रेशर के लिए। ठीक है, तो फॉर गैस 2, ठीक है, सेकेंड गैस के लिए इट विल बी P2 इक्वल P2V इक्वल्स टू N2 RT, इस तरह से लिखा जा सकता है। एक और काम करें, यहां पर अगर मैं P2 को बाहर लेता हूं तो इट विल बिकम N2 RT अपॉन V। ओके, और यहां पर अगर P1 की वैल्यू लेता हूं मैं तो इट विल बी बिकम N1 RT अपॉन V। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, इसको इक्वेशन सेकेंड ले रहा हूं। सिमिलरली फॉर गैस थर्ड गैस के लिए देखो इट विल बी P3V इक्वल्स टू N3 RT। ठीक है, तो यहाँ P3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास N3 RT अपॉन V। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब मेरी बात को समझना, आपने यहाँ 3 गैसेस ली हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फॉर फर्स्ट गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो P1 इक्वल्स टू N1 RT हो जाएगा, V हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि R तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हो, तो आपको इसको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी कंडीशन में सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास एक ही कंटेनर है। ठीक है, उस एक कंटेनर में आपने 3 गैसेस को लिया है। ठीक है, ये जो तीनों गैसेस है आप इसको यूं समझ सकते हैं, ऑल 3 गैसेस आर प्रेजेंट इन सेम वॉल्यूम, एक सेम वॉल्यूम है जिसका V वॉल्यूम है और टेम्परेचर T है, और यहाँ पर आपके पास में गैस 1 भी है, गैस 2 भी है और गैस 3 भी है। तो इसका जो प्रेशर है वो P1 है, इसका प्रेशर P2 है और इसका प्रेशर क्या है, P3 है। तो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। P1 के लिए इक्वेशन है, P2 के लिए ये इक्वेशन है, P3 के लिए इक्वेशन ये है। ठीक है, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया हमारे पास। अब हम अगर डॉल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम डॉल्टन्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमने क्या पढ़ा, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यही पढ़ा है अभी अपने। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं, ठीक है, तो देखिए P टोटल इक्वल्स टू P1 की वैल्यू हमारे पास में है, दैट इज N1 RT अपॉन V प्लस, और P2 के लिए लिखें आप N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V, इस तरह से लिखा जाएगा। तो हियर वी कैन सी RT अपॉन V सब में कॉमन है हमारे पास में, so it can be written P total equals to N1 plus N2 plus N3 एंड कॉमन आ जाएगा आपके पास RT अपॉन V। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये P टोटल है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर रेशो लेता हूं P1 यानी फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दोनों का रेशो लेता हूं, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा देखिए। तो यहां देख लेते हैं अपन लोग, तो यहां रेशो ले रहे हैं हम, दैट इज P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, P1 अपॉन P टोटल। तो P1 क्या होता है हमारे पास, देखिए P1 इक्वल्स टू है हमारे पास N1 RT, दैट इज N1 RT अपॉन V, और P टोटल अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा आगे, दैट इज RT अपॉन V। तो यहां पर आप अब देखो RT अपॉन V को RT अपॉन V से कैंसिल कर दें, देन यू विल गेट P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो यहां जो बेटा N1 N2 N3 है, ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज N1 N2 N3? दे आर नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल दे आर नंबर ऑफ मोल्स, और इनका जो रेशियो है, ठीक है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन को आप X से एक्सप्रेस करते हो, देन इट कैन बी रिटर्न एज P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू X1। ठीक है, तो यहां पर एक रिलेशन आ गया हमारे पास में,
कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप यूं भी लिख सकते हैं कि अगर पी टोटल को मैं बाहर लेता हूं तो इसे यूं भी लिख सकता हूं कि आपके पास में हो जाएगा P1 को बाहर ले लेता हूं, P1 इक्वल्स टू X1 मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब जैसा हमने ये P1 के लिए लिखा है, कैन बी राइट इट फॉर P2 एंड P3, तो इसको हम P2 के लिए भी लिख सकते हैं। फॉर P2 इट विल बी X2 डॉट P टोटल, फॉर P3 इट विल बी X3 डॉट P टोटल। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। So I think this is clear to you. So this is the relation between total pressure, partial pressure and mole fraction. इनके बीच में रिलेशन को ये एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रिलेशन है, बट इट इज नॉट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो ऊपर जो अपन ने बताया बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, P total इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, so that is the डाल्टन्स लॉ। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, इसको रफ कर देते हैं और फिर अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज नियॉन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। इफ द प्रेशर, अब पहले जो क्वांटिटी है उसको लिख देते हैं हम लोग, लेट्स सी। सो वी हैव, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो वी हैव WO2, that means the weight of O2. O2 का जो weight है हमारे पास डाइऑक्सीजन, that is 70.6 ग्राम, एंड नियॉन का जो weight है आपके पास W नियॉन, that is 167.5 ग्राम। ठीक है, these are the given values। और आगे दिया हुआ है if the pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bar। अब ये जो गैसेस के मिक्सचर का प्रेशर है, that means ये क्या है हमारे पास टोटल प्रेशर है। तो आपके पास टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, P टोटल इक्वल्स टू 25 बार। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन, आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है PO2 फाइंड करना है आपको, और आपको फाइंड करना है PNE। ठीक है, नियॉन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। ओके, तो बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी की इश्यू आ रहा था। आई थिंक, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बेटा? ओके, ग्रेट। चलिए देखते हैं आगे। तो आपको ध्यान होगा अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था, जैसे सपोज मुझे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, तो ये पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे हम? इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर डॉट XO2 उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप वो देखो। हमारे पास हमें ये तो फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, टोटल प्रेशर गिवन है हमारे पास, दैट इज द टोटल प्रेशर। तो हमें क्या चाहिए? हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। अगर मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लूंगा तो मैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। देखते हैं। तो आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू नीड द नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको ऑक्सीजन के कैलकुलेट करने हैं तो हाउ कैन यू कैलकुलेट? इट विल बी WO2 अपॉन MO2। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो गिवन मास आपके पास देखिए गिवन है ऑक्सीजन का, दैट इज 70.6 ग्राम, एंड द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, क्योंकि O2 के लिए पूछ रहा है बेटा, ध्यान रखना। तो O2 का जो आपके पास मोलर मास होगा दैट इज 32। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 32 में, देन यू विल गेट 2.21। तो आपको जो मिलेगी वैल्यू दैट इज 2.21। ठीक है, 2.21 मोल्स। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। सिमिलरली आप किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे? नियॉन के। तो नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला, नियॉन का बेटा 2.21 ही आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप देख लेना। यस, तो नियॉन के लिए हम देख रहे हैं। तो बेटा नियॉन का जो मास गिवन है दैट इज 167। एक सेकंड, पहले फॉर्मूला लिख दें अपन। तो इसका जो मास है आपके पास नियॉन का दैट इज 167.5।
ओके। एंड मोलर मास जो है नियॉन का, एक्चुअली नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है बेटा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, डबल हो जाएगा, दैट विल बी 20। तो इसको 20 से डिवाइड कर दें आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.21 मोल। तो ये आपके पास नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद अब आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका, ऑक्सीजन का, so how can I calculate the mole fraction of oxygen? It's very simple. कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन प्लस नियॉन, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तो पहले लिख दिया आप, यहाँ ही कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ऑक्सीजन का आपके पास आया है दैट इज 2.21 प्लस 2.21 प्लस देन नियॉन का 0.21, इसको कैलकुलेट कर लें आप। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज, तो वो वैल्यू क्या होगी आपके पास इसके मोल फ्रैक्शन की। एक सेकंड, थोड़ा सा नियॉन की वैल्यू गलत हो गई बेटा, ये डिवाइड अपन ने सही नहीं किया। एक सेकंड, इसको थोड़ा चेंज कर दूं मैं, ठीक है ना। तो नियॉन में जब 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, दैट इज 8.3375 मोल। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेना आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स भी हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आप यहां पुट कर दें और नियॉन के यहां पुट कर दें, तो आपके पास में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए। तो ऑक्सीजन की कितनी आ गई आपके पास में, दैट इज 2.21 और अगेन 2.21 और नियॉन के लिए 8.375। ठीक है, और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.21, यहां पर आएगी 0.21। ठीक है, वो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो 0.21 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन हमने ऑब्टेन कर लिया है। इसी तरह से हम नियॉन का फाइंड कर सकते हैं। अब नियॉन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमें पता है द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज 1। तो अब अगर मुझे नियॉन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मैं इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके भी तो फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, इट विल बी 0.79। ठीक है, तो 0.79 आपके पास नियॉन का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, देखिए। तो अब मैं पार्शियल प्रेशर फाइंड कर रहा हूं ऑक्सीजन का, तो PO2 दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू P total डॉट XO2। ठीक है, तो P total मतलब टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर आपके पास में 25, तो यहां लिखेंगे 25 बार मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना है आपके पास, 0.21। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन का की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5.25 बार। ठीक है, 5.25 बार जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया है हमारे पास। सिमिलरली आप नियॉन का पार्शियल प्रेशर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, PNE। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, and the total pressure is 25 and the mole fraction of neon is 0.79, जो अभी अपन ने ऑब्टेन किया। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू 19.75 बार। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट द पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से आप पार्शियल प्रेशर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव ओनली 5 मिनट्स राइट नाउ। इसको रफ कर देता हूं, चलिए। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने देख लिया है बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है,
एक्चुअली ये काफ़ी तो नहीं, बट इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स. ओके, दिस टॉपिक विल टेक 10 to 15 मिनट्स. थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम इसके बारे में. दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इट. एक्चुअली ये थ्योरी क्या है बेटा? दिस थ्योरी टेल अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन गैसियस फॉर्म. गैसियस फॉर्म में अगर हमारे पास एटम है और मॉलिक्यूल है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है. इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. कल एक बार उसको डिटेल में देख लेंगे, बट राइट नाउ वी हैव very less time, so that's why we are just rapidly going through it. तो इस थ्योरी का दूसरा नाम जो है बेटा माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस भी कहते हैं इसको. माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, so we deal with atoms and molecules which are microscopic. So that's why this theory is also called microscopic model of gases. इसलिए हम लोग इसको microscopic model of gases भी कहते हैं. ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं. वैसे इट विल टेक टाइम, तो इसलिए चलो अभी इसको ना नेक्स्ट क्लास के अंदर ही लेंगे, बिकॉज इट विल टेक 15 मिनट एटलीस्ट.